गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मंगलू का गुरु डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा आपके क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, वो लेकर आपके पेज उपस्थित हुआ है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अबाउट बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। हम सब लोग जानते हैं कि जैसे जैसे वर्ल्ड का पॉपुलेशन, नॉट ओनली इंडियन पॉपुलेशन, हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो फूड सिक्योरिटी है, फूड प्रोडक्शन जो है, फूड प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए, ठीक है, फूड प्रोडक्शन को हम लोग कैसे इंक्रीज करें, इसके बारे में हमेशा वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो आप जब देखोगे, आप इंडिया में जब देखोगे आप, तो पहले ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस व्हेन यू विल सी हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, फूड प्रोडक्शन था, वो बहुत कम था। सो वी हैड टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर इंपोर्ट ऑफ ग्रेन्स, हम लोगों को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे फार्मर्स थे, वो सब लोग देख रहे थे कैसे इंक्रीज किया जाए फूड प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया जाए। तो हम सब जानते हैं एक ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, किनके लीडरशिप में हुआ था? डॉक्टर स्वामीनाथन के, डॉक्टर स्वामीनाथन के लीडरशिप में फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो हुआ, और उसमें जो है हमारा जो फूड प्रोडक्शन था वो 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ, जो फूड प्रोडक्शन था वो ट्रिपल्ड हुआ। तो जब वहां पे आप जब देखोगे ना, तो मेनली बहुत सारे कारण थे, लेकिन मेनली जब आप देखोगे ना, तो वहां पे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, इनका यूज बहुत ज्यादा हुआ। एक तो था इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, यानी ऐसे प्लांट्स का वेराइटी डेवलप किया गया जो आपको हाई यील्ड दे, प्रोडक्शन ज्यादा दे, यानी कम एरिया में प्रोडक्शन कम समय में ज्यादा दे। तो ऑलरेडी यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर लास्ट यूनिट, ओके, अबाउट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग क्रॉप वेराइटी। बहुत सारे मेथड्स थे, क्रॉस ब्रीडिंग, म्यूटेशन करके अलग अलग मेथड से जो है आप जो है अच्छे अच्छे क्रॉप वेराइटी डेवलप किया गया, अभी भी किया जा रहा है। तो जो हाई यील्डिंग वेराइटीज था क्रॉप का, उसको यूज किया गया। उसके बाद जो मैनेजमेंट था उसको इंप्रूव किया गया, अच्छे मैनेजमेंट कंडीशंस डेवलप किए गए, और बेटर मैनेजमेंट पॉलिसीज के अंडर जो है यू हैव इंक्रीज्ड द फूड प्रोडक्शंस अप टू 3 टाइम्स, you tripled, and then you have used lots and lots of fertilizer and pesticides. फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स दोनों क्या था? केमिकल इन नेचर था। तो एक तरफ तो आपका फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, दूसरी तरफ आपका पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा था। तो जब आप देखोगे आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, और जब बाद में आप देखोगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी अराइज हुआ। एक, आपका पॉपुलेशन केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसका अपना लिमिटेशंस था, आप उससे और ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते फूड प्रोडक्शन। दूसरी बात, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का जो लार्ज अमाउंट में यूज हुआ ना, उसकी वजह से बहुत तरह का पॉल्यूशन हुआ। एक तो आपके जो सॉइल का क्वालिटी था वो डिटेरियोरेट हुआ, जो वाटर टेबल, ठीक है, अब जैसे पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, ये सब क्या है? केमिकल्स है। तो
ये सब जो है लीच आउट होकर आपके वाटर टेबल जो है, जो आपके वाटर टेबल आपको पता है ना, जो भूमि के नीचे में, जमीन के नीचे में जो पानी स्टोर होता है, वो आपका कौन सा वाटर है? टेबल वाटर है। जैसे जब कुआं आप खोदते हो उसमें पानी आता है, कौन सा? टेबल वाटर, वेल, ठीक है। आप ट्यूबवेल काटते हो तो कौन सा पानी निकाल रहे हो आप? ग्राउंड वाटर, ठीक है, टेबल वाटर और ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर वहां तक आपका केमिकल्स चला गया। तो आप देखोगे ना कि इससे बहुत सारी परेशानियां, एक तो इंक्रीज तो किया आपका फूड प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया, इंक्रीज किया, लेकिन साथ साथ में और क्या किया? बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेकर आया, पॉल्यूशन क्रिएट किया, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस। दूसरी बात है जो इंसेक्टिसाइड्स था, यानी आपका जो पेस्टिसाइड्स था, पेस्टिसाइड्स बहुत सारे, एक तो जो पेस्ट था प्लांट का पेस्ट मतलब मीनिंग मालूम है ना आपको? जो प्लांट का एनिमी है, जो प्लांट में डिजीज कॉज करता है, जो प्लांट को खा जाता है, वो सब क्या है? प्लांट का पेस्ट है, ठीक है, पेस्ट। तो उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज किया गया, केमिकल। तो पेस्टिसाइड्स जो है ना वो इंसेक्ट स्पेसिफिक नहीं था। जैसे कुछ इंसेक्ट्स आपके एनिमी है तो कुछ इंसेक्ट्स आपके फ्रेंड्स भी हैं, जैसे हनी बी, ठीक है, वो क्या है? आपका फ्रेंड है। तो सिर्फ वैसे इंसेक्ट्स सिर्फ नहीं मरे जो आपके दोस्त दुश्मन थे, जो आपके एनिमी थे, बल्कि जो एग्रीकल्चर फ्रेंडली था, जो इको फ्रेंडली था, जो ह्यूमन फ्रेंडली इंसेक्ट्स था, वो भी उसमें मरा। तो यानी स्पेसिफिसिटी नहीं था कि फाइन मुझे पर्टिकुलर, मान लिया आप ऐसे मान के चलो कि राइस का एक पर्टिकुलर पेस्ट था जो राइस में डिजीज कॉज करता था, तो सिर्फ मुझे उसे ही किल करना है। तो ऐसा नहीं सिर्फ उसको ही किल किया, उसके साथ साथ में जो भी अच्छे अच्छे वहां पे इंसेक्ट्स थे उसको भी किल कर दिया। तो बहुत सारी यू हैड मेनी प्रॉब्लम्स आल्सो। और सबसे बड़ी बात है इसका अपना लिमिटेशंस था। तो सबसे पहले आप देखोगे 3 ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। आई एम डायरेक्टली कमिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। तो 3 ऑप्शंस हमारे पास में है फूड प्रोडक्शन का। पहला, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ऑलरेडी वी हैव सीन दिस, योर ग्रीन रिवॉल्यूशन, दैट वाज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। देन यू कैन गो विद ऑर्गेनिक कल्चर। ऑर्गेनिक कल्चर जो बहुत पहले से, अभी तो हम लोग कह रहे हैं ऑर्गेनिक फूड, और किसी भी ठेला के पास में या कोई वेजिटेबल्स बेचने वाला लिख देता है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अवेलेबल। आप देखो हाई प्राइस पे बहुत सारे लोग उसको खरीदने जाते हैं, क्राउड वहां पे आ जाता है। तो ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हमारा पहले भी था, ठीक है, अभी है। तो अभी ऑर्गेनिक कल्चर में क्या है ना, आप एग्रोकेमिकल यूज नहीं करते हैं, आप ऑर्गेनिक मेथड्स यूज करते हैं। लाइक आप देखो, आप जैसे रैट, चूहा को जो है, चूहा आपके हार्वेस्ट को या आपकी पैडी को, ठीक है, हार्म करता है। तो वहां पे स्नेक्स होता था पहले, जब जाओगे ना खेत में तो वहां स्नेक्स होता था, तो स्नेक चूहा को खा जाता था, ठीक है। वैसे इंसेक्ट्स के लिए भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते थे जो उसको खा जाता था। तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक मेथड्स हो गया, ठीक है। तो या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अभी बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, जैसे आप देखोगे एजोला, बहुत सारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये सब क्या है? ये सब आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कल्चर में हम लोग ऑर्गेनिक मेथड्स एम्प्लॉय करते हैं, तो इसके भी अपने लिमिटेशंस हैं। Then you have third one, genetically engineered crop based agriculture. Abhi, now we are using biotechnology. So this is what you have, genetically engineered crop based agriculture. अब genetically based
जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर में लोग क्या करते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आप टाइप्स ऑफ प्लांट्स आप डेवलप करते हैं, ठीक है, वेराइटीज डेवलप करते हैं। जैसे मान लिया कोई प्लांट है और उसका बहुत हाई प्रोडक्शन है, यील्ड हाई है, तो उसका जीन लेकर एक पर्टिकुलर प्लांट में डाल दो तो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। आपके बहुत सारे लाइक आपका सॉल्ट अफेक्टेड एरियाज बहुत बड़ा है मान लिया, और उसका हम लोग कोई एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स जो है वो कल्टीवेट नहीं हो सकता है, वहाँ पे वो आप उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्ट जो है वो सेंसिटिव होता है, वो प्लांट वहाँ पे मर जाएगा। तो आप क्या करो, हम लोग को पता है ना बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो सॉल्टी एरिया में ग्रो होता है, जैसे मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स कहाँ ग्रो होता है? सॉल्टी एरिया में ग्रो होता है। आप जब भी आप जाएंगे ना सी के, सागर के किनारे, सी के किनारे, तो देखोगे सॉल्टी एरिया, तो वहां पे कुछ प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो दैट मीन्स वो प्लांट्स क्या है? वो प्लांट सॉल्ट एरिया में ग्रो हो रहा है, यानी सॉल्ट रेजिस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, उसके जीन्स को आइडेंटिफाई करके जो सॉल्ट रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड कर रहा है, आप वो जीन निकाल कर इसमें डाल दो एक अच्छे वेराइटीज ऑफ प्लांट में, क्रॉप में, तो क्या वो भी सॉल्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो जो आपका बड़ा सा एरिया जो है जिस पे आप कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर पा रहे थे, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, अब क्या हो जाएगा, वो उस पे ग्रो हो जाएगा, क्योंकि वो तो सॉल्ट रेजिस्टेंट हो गया है वेराइटी, तो आप ग्रो कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं जहां पे हाई यील्डिंग वेराइटीज आप डेवलप कर सकते हो, बहुत सारे। तो वी हैव यू कैन अप्लाई बायोटेक्नोलॉजी टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। यू कैन मेक सॉल्ट रेजिस्टेंट, you make a disease resistant, you make heat resistant। मान लिया बहुत सारा हमारा जैसे राजस्थान है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है और वहाँ पे हमारा क्रॉप ग्रो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो हीट सेंसिटिव है, हीट के प्रेजेंस में ग्रो नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो वहाँ पे ग्रो होता है, उसके जीन्स को लाके डालो इसमें, तो ये भी हीट रेजिस्टेंट हो जाएगा, आप वो ग्रो कर सकते हैं वहाँ पे। उसका कोल्ड रेजिस्टेंट, इसका सबसे एग्जांपल हम थोड़ा फिश की ओर चले जा रहे हैं। फिश जो है ना, बहुत सारे फिश हैं, जैसे हमारा उत्तराखंड है, हिमालय वाला जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ठंड रहता है, जो हिली एरियाज है बहुत ठंड रहता है और वाटर रिसोर्सेज बहुत वहाँ पे है। लेकिन परेशानी क्या है, वो वहाँ पे ग्रोथ स्लो है। दूसरी बात है, सारे फिश वहाँ पे ग्रो नहीं हो सकते। तो मान लिया आप कोई पर्टिकुलर फिश को वहां ग्रो करना चाहते हो, तो कुछ फिश तो है ना जो वहां पे ग्रो हो रहा है कोल्ड कंडीशंस में, तो मतलब है कि वो कोल्ड रेजिस्टेंट है, तो आप उसका जीन निकाल कर मान लिया वहां पे आप रोहू ग्रो करना चाहते हैं। रोहू कौन सा है? रोहू जो है वो कोल्ड वाटर में ग्रो नहीं होता है, तो आप रोहू में वो जीन लाकर, जैसे ट्राउट है, ट्राउट फिश एक है, साल्मन है, ये सब कोल्ड वाटर फिश है, तो इसके जीन्स को निकाल के डाल दो इसमें, रोहू में, और फिर ग्रो करो, वो ग्रो हो जाएगा। यानी फिर आप हाई एल्टीट्यूड जो है वहां पे आप ग्रो कर सकते हैं जहां पे कोल्ड वाटर है। वैसे ही प्लांट्स में भी आप कर सकते हो, ठीक है। यू कैन मेक प्लांट कोल्ड रेजिस्टेंट, तो आप कोल्ड जो ठंडा वाला जगह है वहां पे ग्रो कर सकते हैं। तो मीन्स बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, आपके बहुत सारे पर्पस को सर्व करेगा। और आपने देखा ही लास्ट चैप्टर में, कोई भी जीन को हम लोग कहीं भी भेज सकते हैं। टूल्स में आपने पढ़ा है ना, बहुत सारे टूल्स एंड देन प्रोसेसेस, वहां पे आपने देखा कि हम लोग कैसे जीन को, एक ऑर्गेनिजम्स के जीन को दूसरे ऑर्गेनिजम्स में डाल सकते हैं। यू कैन मेक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। वी हैव जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। When you alter the genome of a particular organisms by inserting foreign novel gene, then such organism is called
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। यदि प्लांट को चेंज करोगे जीनोम तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो जाएगा, यदि एनिमल्स में चेंज करेंगे तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो जाएगा। ट्रांसजेनिक, ट्रांस का मतलब होता है चेंज और जेनिक यानी जीन, एंड जीन में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा ट्रांसजेनिक। जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली यानी उसका जीनोम जो है, जो जीन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो बाय एम्प्लॉइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड you can create many types of genetically modified organisms and then you can grow in any conditions, ठीक है। तो फाइन, देखो आप यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आप देखोगे ट्रिपल हुआ था फ्रूट प्रोडक्शन, मेनली क्यों हुआ था? यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज। अभी अभी मैंने बताया इम्प्रूव जो है ना ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं यहाँ पे, अभी भी किया जाता है क्रॉस ब्रीडिंग। मान लिया दो प्लांट है और दोनों कुछ अच्छे क्वालिटीज प्लांट ए में है और कुछ प्लांट बी में, तो दोनों को आप जो है ना ज्वाइन करके आप बांध दो और फिर ग्रो करो, तो वो ट्रेडिशनल मेथड है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो यू मस्ट हैव स्टडीड आल्सो। तो उस तरह से आप इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज डेवलप कर सकते हैं, तो उसका यूज किया गया था। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज किया गया था, एंड देन यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। यहाँ पे इसका मेन प्रॉब्लम था, एक तो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, दूसरी बात है ये लोग कॉस्टली होता है, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कॉस्टली भी होता है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है। फार्मर्स के पास मान लो उतना पैसा नहीं है कि वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स खरीद पाए, तो वो एक परेशानी है। तो उसके बाद जो है ना हमारा आया जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज जीएमओ? GMOs are those organisms whose gene is altered by inserting novel foreign gene, ठीक है। GMOs are those organisms whose gene is altered by inserting novel foreign gene. Examples you can have genetically modified microbes, genetically modified fungus, genetically modified plants, genetically modified animals, ठीक है। अब जब आप देखोगे GMOs तो बहुत सारा एप्लीकेशंस है, लेकिन हम लोग जस्ट 5 हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, मेड क्रॉप्स more tolerant to abiotic stresses like cold, drought, salt, heat, ठीक है। ठंडा, सूखा, नमक वाला कंडीशन, सॉल्टी कंडीशन, ठीक है, एंड देन हीट। तो यहाँ पे जो है ना आप कैसे डेवलप करेंगे? मान लिया कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है, वो सॉल्टी एरिया में ग्रो हो रहा है, और एक प्लांट है जो सॉल्टी एरिया में ग्रो नहीं हो पाता है, वहां मर जाता है, वो सेंसिटिव है। तो आप एक जीन, सॉल्ट रेजिस्टेंट जीन, वो आप जिस प्लांट को भी वहां ग्रो करवाना चाहते हैं उसमें इंसर्ट कर दीजिए, उसके जीन को मैनिपुलेट कीजिए, ठीक है, मॉडिफाई कर दीजिए। तो जब आप उसको सॉल्ट रेजिस्टेंट जीन से डालोगे, सॉल्ट रेजिस्टेंट जीन जब उसमें आप डाल देंगे, कैसे डालेंगे? क्या यूज करोगे? बैक्टीरिया। हम लोग पढ़े थे ना प्लांट में क्या यूज करते हैं, कौन सा बैक्टीरिया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस।
तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का जो टी टी ट्रांसफर डीएनए जो है उसको हटाकर वहां पे डाल देंगे सॉल्ट रेजिस्टेंट जीन, और जिसको भी आप डेवलप करना चाहते हैं सॉल्ट रेजिस्टेंट में, उस प्लांट में इन्फेक्ट कर दो एग्रोबैक्टीरियम से, वो जीन वहां पहुंचा देगा। उसके बाद जब आप ग्रो करेंगे तो सॉल्टी कंडीशन में ग्रो होने लगेगा। तो इस तरह से आप यू कैन मेक क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू बायोटिक स्ट्रेसेस। रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, एक तो पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है, दूसरा नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी जो जितने इंसेक्ट्स होंगे सबको मार देगा। वो ये नहीं, ये जो है केमिकल पेस्टिसाइड्स ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट जो हैं वो पॉलिनेटर का काम करता है, ठीक है, यदि पॉलिनेटर नहीं होगा तो आपका जो है कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए पॉलिनेटर जरूरी होता है। तो पॉलिनेटर एक बेस्ट एग्जांपल है हनी बी का। तो आप जब ये यूज करते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स तो इंसेक्ट्स को तो मारेगा ही, जो पेस्ट है प्लांट का, साथ में आपका जो इको फ्रेंडली है, प्लांट फ्रेंडली है, ह्यूमन फ्रेंडली इंसेक्ट्स है उसको भी मार देगा। तो एक तो पॉल्यूशन, दूसरा kills even plants friendly insects, and third it is costly, ठीक है, कॉस्टली भी है। तो इससे से बचने के लिए पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ये हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, दिस वी विल बी स्टडीइंग इन डिटेल नाउ। देन हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो। इसमें ऐसा जीन डाला गया है ना जो इसके स्पॉयलेज को डिले कर देता है, यानी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर देगा। देन इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स। अब मान लिया इस इतने एरिया में ग्रो कर रहे हो प्लांट्स को, तो जो ये जो प्लांट यहां से पिकअप करेगा मिनरल सॉइल से, तो यूजेस ऑफ मिनरल एफिशिएंसी का मतलब, एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, मान लिया ये 5 मैग्नीशियम आयन लिया, मान लिया मिनरल लिया, ठीक है, तो इसमें से 4 यूज कर लेगा। लो एफिशिएंसी वाला 5 है तो 2 ही ले पाया, तो फिर इसका मतलब इसको और लेना पड़ेगा सॉइल से। जब ये 10 लेगा तब यहाँ 4 पहुंच पाएगा, जब ये 5 में ही, यानी यदि आप इसको एफिशिएंट बना दोगे, मिनरल एफिशिएंट बना दोगे, तो ये सॉइल से कम मिनरल्स लेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, इट प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। समझ में अर्ली फर्टिलिटी को कैसे प्रिवेंट करेगा, अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैसे, यानी कम में कम ये कम मिनरल्स में ही काम चला लेगा प्लांट्स, जबकि जो एफिशिएंट नहीं होगा उसको ज्यादा, उतना ही काम के लिए ज्यादा मिनरल्स चाहिए, ठीक है, तो ज्यादा सॉइल से ले लेगा तो जल्दी एग्जॉस्ट कर जाएगा मिनरल्स। नेक्स्ट इज एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। ये बहुत सारा हमारे पास में एग्जांपल है, आपको पता है ना कि वी हैव मेनी एग्जांपल्स, ठीक है, आपको पता है खास करके फीमेल में देखोगे तो आयरन डिफिशियंसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आयरन डिफिशियंसी। अब आयरन जो है ना उसके लिए आपको बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, कॉस्टली होता है, ठीक है। तो यदि आप
कोई स्टेपल मान लिया राइस है, और राइस में ही आयरन, राइस जो है वही आयरन का अच्छा सोर्स हो जाए, ठीक है। अभी तो होता नहीं है, पुअर सोर्स है, रिच सोर्स तो है नहीं, लेकिन आप कोई जीन उसमें ऐसा डाल दो राइस में जिससे कि उसका जो है कंटेंट जो है आयरन का वो इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, आप जब राइस खाएंगे तो आयरन भी खाएंगे, तो जो आयरन डिफिशिएंसी वाला है चीज वो कम हो जाएगा। ऐसा बनाया जा चुका है। बेस्ट एग्जांपल गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में क्या होता है, आप जब देखेंगे तो पूरे आप वर्ल्ड में जब देखोगे तो एक लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम विटामिन ए डिफिशिएंसी, और विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से कौन सा बीमारी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, जो आपका देखने का कैपेसिटी वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए जो है इज एसेंशियल, ओके, इट इज, विटामिन ए इज अ विटामिन एंड इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। लेकिन विटामिन ए का जो रिच सोर्स जब आप देखोगे वो फ्रूट्स है, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स तो कॉस्टली होता है, और जो आप अफ्रीका चले जाओ या इंडिया का बहुत सारा पार्ट्स ऐसा है, इंडियन पॉपुलेशन अभी भी आप देखोगे जो, ठीक है, उसको तो आप उसको आप गवर्नमेंट रेट पे राइस और व्हीट तो अवेलेबल करवा दे रहे हो, फ्रूट्स तो आप नहीं करवा रहे, और उनके पास में इतना परचेजिंग पावर नहीं है कि वो फ्रूट्स खा पाए, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो डील करता है सारे वर्ल्ड का जो है हेल्थ इश्यूज के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने सोचा कि यदि कोई स्टेपल फूड, ठीक है, जैसे व्हीट है, राइस है, ये सब हो गया स्टेपल फूड, ठीक है, तो यदि इसमें हमारा विटामिन ए बनना शुरू हो जाए, हम बता रहे हैं आपको रिच सोर्स कौन सा है विटामिन का, फ्रूट्स है, मेनली वेजिटेबल्स भी है, मेनली फ्रूट्स है। तो यदि हमारा, अच्छा, राइस इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन ए, इट्स अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो यदि राइस में विटामिन ए बनना शुरू हो जाए, राइस में विटामिन ए बनना शुरू हो जाए, तो राइस तो वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड यू विल फाइंड पीपल ईटिंग राइस। राइस जो है पूरे वर्ल्ड में देखोगे, अफ्रीका में जाओगे वहां पे भी खाता है, बांग्लादेश में भी खाता है, श्रीलंका में भी खाता है, पाकिस्तान में भी खाता है, इंडिया में भी खाता है, नेपाल में भी खाता है, आप देख लो। तो आप राइस में यदि हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा विटामिन ए, तो जो विटामिन ए डिफिशिएंसी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए गोल्डन राइस बनाया गया। क्या बनाया गया? गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस क्यों कहते हैं? बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन का कलर क्या होता है? गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। तो यदि राइस में यदि बीटा कैरोटीन बनना शुरू हो जाए तो कैसा दिखेगा? गोल्डन कलर का दिखेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? गोल्डन राइस। तो जब आप देखोगे राइस, तो राइस में विटामिन ए जो है, राइस में विटामिन ए नहीं मिलता है। और आपको पता है बीटा कैरोटीन क्या है? प्रिकर्सर है विटामिन ए का, यानी विटामिन ए किससे बनता है? बीटा कैरोटीन से, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन इसमें बनेगा तो विटामिन ए भी बन जाएगा। तो बीटा कैरोटीन जो है
इसमें नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? इसमें जो एंजाइम्स, देखो जीन तो है लेकिन वो जीन सब साइलेंट होता है, ठीक है। तो हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप समझो जीन होता ही नहीं, ठीक है। तो कुछ जीन्स होता है, ठीक है, जो इसमें बीटा कैरोटीन का जो है। अच्छा ये बताओ, राइस का हम लोग क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म, है ना, एंडोस्पर्म वाला पार्ट, सीड जो आप खाते हो, ये खाते हो आप, ठीक है। तो यदि आप जब देखोगे ना तो इसमें इसका प्रीकर्सर होता है, यानी बीटा कैरोटीन जिससे बनता है ना। मान लिया एक सब्सटेंस है, नाम भी हम बता सकते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए उतना छोड़ो, आप जानना होगा तो पूछ लेना हमसे। जेरेनाइल डाइफॉस्फेट। तो बीटा एक जो है ना वो कन्वर्ट होगा और बनाएगा बीटा कैरोटीन। तो एंजाइम्स यहां पे चाहिए, ठीक है, यहां पे क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए, एंजाइम चाहिए और भी, ठीक है। तो तब ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइस में जब देखोगे तो ये एंजाइम्स नहीं है, तो ये जीन से बनता है ना, जीन से बनता है। मान लिया जीन बी सी डी है, ठीक है। तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा यदि ये एंजाइम्स इसमें बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिससे बनता है वो है इसमें। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जीन जो है प्लांट डैफोडिल, डैफोडिल और एक बैक्टीरिया प्लांट और एक बैक्टीरिया एल्विनिया, एल्विनिया, ठीक है, बैक्टीरिया, इससे ये जीन निकाला, इसमें से ये जीन निकाला, कहां से? डैफोडिल प्लांट से और एल्विनिया से। और इसने क्या किया, टीआई प्लाज्मिड ले लिया, टीआई प्लाज्मिड, याद है ना टीआई प्लाज्मिड किसका होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस में होता था। उसका इसको टीडीएनए को हटाया और वहां पे जो है वो ऐड कर दिया ये जीन्स। उसके बाद जो राइस प्लांट है, सॉरी प्लांट में नहीं डाला था, राइस का जो एम्ब्रियो होगा या सेल्स होगा उसमें टीआई प्लाज्मिड को कंटेनिंग दिस डाल दिया गया। फिर ये क्या करेगा, इसको इन्फेक्ट करेगा और इसमें डीएनए जो है इसको ट्रांसफर कर देगा। कौन सा? ये जीन्स। तो ये राइस क्या हो जाएगा, इसके पास में ये जीन्स आ गए ये तीनों। फिर इससे जो है बहुत सारा ग्रो कर लो, ठीक है। और जब जब ग्रो होगा और जब इससे जितने भी क्रॉप्स आप कल्टीवेट करोगे सबके पास में ये जीन रहेगा और सब ए को किस में कन्वर्ट कर देगा? बीटा कैरोटीन में। इसका कलर होता है गोल्डन, तो ये गोल्डन राइस बनाना शुरू कर दिया। और बीटा कैरोटीन जब आप खाओगे यानी राइस से खाओगे, बीटा कैरोटीन खाओगे तो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विटामिन ए डिफिशियंसी का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया इस तरह से गोल्डन राइस। हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू ऑल द जीन्स एंड ऑल। आप इतना ही समझो, गोल्डन राइस जो है वो विटामिन ए डिफिशियंसी जो है वो रिमूव करता है। इसका कलर गोल्डन होता है इसलिए इसको हम गोल्डन राइस कहते हैं। कलर क्यों आता है? बीटा कैरोटीन की वजह से आता है। और जो जीन्स ट्रांसफर किया गया वो प्लांट डैफोडिल से है और बैक्टीरिया एल्विनिया से। और जो यूज करते हैं हम लोग ट्रांसफर मेथड वो कौन सा है? आप एग्रोबैक्ट। अच्छा देखो ये मोनोकॉटिलेडनस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जीन गन मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? जीन गन मेथड भी। और भी अलग अलग मेथड आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक बात तो याद आ गया ना यार कि ये जो है टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम सिर्फ किसको इन्फेक्ट करता है? डाइकोटिलेडनस प्लांट को। ये मोनोकॉटिलेडन है, ठीक है। तो जीन गन मेथड बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। तो ये 5
ये जो जीन्स है आप इसमें ट्रांसफर कर दो, ये आपका बीटा कैरोटीन बनाएगा और उसका कलर होता है गोल्डन, इसलिए गोल्डन राइस। आप देखते हो ना, आप गाजर कैरेट इसका क्या कलर होता है, आप नारंगी देखो क्या कलर होता है, सब आता है इस बीटा कैरोटीन की वजह से। तो इसलिए आप इसको गोल्डन राइस कहते हैं। जीन जो है हम लोग कहां से लिए हैं, डेफोडिल प्लांट से एंड एविनिया से, और ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद गोल्डन राइस 2 भी बना है, उसमें मेज का जीन भी भेज दिया गया है, जिससे जो है इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, इसका बीटा कैरोटीन का। बट आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। ओके, सो एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, ये एक एग्जांपल हुआ। आयरन कंटेंट को भी इंक्रीज किया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स वी हैव, पर इतना ही आप समझिए। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू, अगला जो है हम लोग को डिटेल में पढ़ना है बीटी कॉटन के बारे में, ठीक है, और आरएनए इंटरफेरेंस, दिस टू वी हैव टू स्टडी। बीटी कॉटन के बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। तो बीटी कॉटन ये क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ना देखो आप, ऐसा देखा गया एक बैक्टीरिया, ठीक है, जिसका नाम था बेसिलस thuringiensis। क्या नाम था, बेसिलस thuringiensis, बेसिलस thuringiensis। बी इसका आया और टी इसका आया, तो क्या हो गया, बीटी। अब जैसे ये तो बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल भी हम लोगों के पास में, ठीक है, बीटी कॉर्न भी है, ठीक है। तो सब जहां पे भी देखोगे ना, इसका मतलब है बेसिलस thuringiensis। तो ये जो है ना एक बैक्टीरिया है आपका, और ये बैक्टीरिया क्या करता है ना, एक प्रोटीन जिसका नाम है क्रिस्टल प्रोटीन। क्या नाम है, क्रिस्टल प्रोटीन। क्रिस्टल प्रोटीन ये टॉक्सिक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक प्रोटीन। टॉक्सिक प्रोटीन किसके लिए टॉक्सिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स के लिए, अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स के लिए। यानी इंसेक्ट्स यदि इसको खा ले, इंसेक्ट्स यदि इसको खा लेगा ना, ये इंसेक्ट्स यदि इसको खा लेगा तो इंसेक्ट्स मर जाएगा, इंसेक्ट्स विल डाई, ये मर जाएगा। तो इसी से जो है ना क्रिस्टल प्रोटीन जो है इसी से आया। इस प्रोटीन को जो, इसको शॉर्ट में क्राई प्रोटीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्राई प्रोटीन। ऐसे रहता है क्रिस्टल, इसलिए इसको इसका नाम पड़ा, ठीक है, क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल प्रोटीन। शॉर्ट में क्राई प्रोटीन भी कह सकते हो। और क्राई प्रोटीन को जो, इसके लिए आपको पता है ना, कोई भी जीन, सॉरी कोई भी प्रोटीन हो, उसको कौन एनकोड करता है, जीन। डीएनए के पास में उसका मैसेज होता है, जीन के पास में उसका मैसेज होता है। तो जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको कहते हैं क्राई जीन। क्या कहते हैं, क्राई जीन, क्राई जीन। अब जो है बेसिलस thuringiensis जो है वो एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक है।
ये टॉक्सिक प्रोटीन है, इसको इसका आप जब देखोगे ना तो इस टॉक्सिक प्रोटीन का नाम है डेल्टा एंडोटॉक्सिन। क्या नाम है? डेल्टा एंडोटॉक्सिन। डेल्टा एंडोटॉक्सिन इसका नाम है, इस टॉक्सिक प्रोटीन का नाम है डेल्टा एंडोटॉक्सिन। ठीक है, आप ये भी याद रखो, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, फिर भी याद रखना, मान लिया पूछ ले तो। एक तो स्टार्ट में क्या हुआ ना कि ये प्रोटीन आइसोलेट करके और फिर ये इसको स्प्रे किया जाता था। ठीक है, जहां पे एग्रीकल्चर वाला वहां पे इसको स्प्रे कर देता था। तो स्प्रे कर देता था तो इंसेक्ट जब इसको खाएगा तो मर जाएगा। ठीक है, तो बात तो वही हो गई कि एक तो लार्ज अमाउंट में चाहिए स्प्रे करने के लिए, दूसरा हालांकि ये जो होता है ना, ये क्रिस्टल प्रोटीन अलग अलग टाइप का होता है, अलग मतलब क्राई जीन्स बहुत सारे जीन्स हैं। ठीक है, लाइक क्राई 1 AC, क्राई 1 AB, क्राई 2 AB, इससे देखोगे बहुत सारा जीन्स हैं, और हर एक जीन एक तरह का क्राई प्रोटीन बनाएगा, और वो क्राई प्रोटीन जो है स्पेसिफिक इंसेक्ट पे, यानी हर एक क्राई प्रोटीन हर एक इंसेक्ट को नहीं मारता है, स्पेसिफिकली मारता है। जैसे बॉल वॉर्म है, बॉल वॉर्म पहले हम आपको समझा रहे हैं, तब आएंगे। बॉल वॉर्म है। अच्छा ये बताओ, ये बॉल वॉर्म होगा या बॉल होगा? बताओ तो, ये सही है या ये सही है? मान लिया आपके ऑप्शंस में दोनों दे देगा, क्या करोगे? देखो ये ए नहीं होता है, ओ होता है, बॉल। बॉल क्या होता है? बॉल किसको कहते हैं? कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है ना, जैसे ये फ्रूट जो है गोल सा, जिसमें आपका कॉटन रहता है, रुइया जो इसके अंदर में रहता है। ठीक है, ये रुइया है, कॉटन। ठीक है, तो ये जो है ना कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग, यही बॉल है आपका। ये कंप्लीट जो फ्रूट है इसी को बॉल कहते हैं, कॉटन प्लांट का। तो बॉल वॉर्म नाम क्यों पड़ा? वैसा वॉर्म जो बॉल को खा जाए। कैटरपिलर जो है ना, कैटरपिलर, लार्वा बॉल वॉर्म जो है, कैटरपिलर वॉर्म की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? वॉर्म की तरह दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं। तो ये इसको खा जाता है, इसलिए इसको कहते हैं बॉल वॉर्म। तो खैर आप समझो बॉल ऑफ कॉटन क्या होता है। बॉल ऑफ कॉटन, यानी ये वॉर्म जो है वो बॉल ऑफ कॉटन को इन्फेक्ट करता है या फिर इसको खा जाता है, इसलिए इसको कहते हैं बॉल वॉर्म। बॉल क्या हुआ? फ्रूटिंग बॉडी ऑफ कॉटन प्लांट, यानी जिसके अंदर में आपका जैसे ये सीड्स हुआ, सीड्स के ऊपर में बहुत सारे ऐसे रुआ होता है, इसके ऊपर में कवरिंग होता है ऐसे। ये क्या हो गया? एक बॉल हो गया, BOLL। इसी को बॉल वॉर्म खाता है। ठीक है, तो जब आप बॉल वॉर्म देखोगे, एक बॉल वॉर्म हो गया और दूसरा हम लोग ले लेते हैं कॉर्न। ठीक है, जो आपका कॉर्न बोरर, ये तो समझ गया। एक ले लो आप कॉर्न बोरर। तो ये जो है ना, ये जब आप देखोगे क्राई 1 AB, अब ये बॉल वॉर्म यदि इसको खा लेगा ना तो नहीं मरेगा, ये बॉल वॉर्म इसको खाएगा तो नहीं मरेगा, और कॉर्न बोरर ये जब खाएगा तो ये मर जाएगा। उसी तरह से ये क्राई 1 AC, ये यदि कॉर्न बोरर खाएगा तो नहीं मरेगा, लेकिन ये खा लेगा तो मर जाएगा। तो कह ना, तो एक जीन क्राई जीन ये हो गया, क्राई है ना, क्राई। तो बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, ये अलग अलग प्रोटीन बनाता है, अलग अलग क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा। इसका क्रिस्टल प्रोटीन स्पेसिफिक होगा, इसका क्रिस्टल प्रोटीन स्पेसिफिक होगा। तो जब ये खाता है ना तो मर जाता है। ठीक है, आर यू क्लियर और नॉट?
तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट this toxins are insect species specific, insect specific, यानी एक एंडोटॉक्सिन जो है एक क्रिस्टल प्रोटीन है एक ही तरह के, यानी जिस पे वो स्पेसिफिक है उसको मारता है। होता क्या है ना, देखो आप इसको एक बार समझा देते हैं यहाँ पे। जो भी क्रिस्टल प्रोटीन है, चाहे वो कोई भी जीन बनाता हो, कोई भी क्राई1ac बनाता हो या क्राई1ab बनाता हो या क्राई2b बनाता हो, कोई भी हो, तो करता क्या है ना, मिडगट आपको पता है ना, मिडगट, तो मिडगट का जो एपिथेलियल सेल्स होता है, एपिथेलियल सेल्स होता है ना, ये क्राई प्रोटीन जो है ना वहीं पर बाइंड होता है। मान लिया ये मिडगट सेल्स है, तो मिडगट के ऊपर रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर है। तो जो ये क्रिस्टल प्रोटीन है, ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है, ये क्रिस्टल फॉर्म में इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव, ये इनएक्टिव होता है। लेकिन जब ये गट में जाता है ना, तो वहां पे अल्कलाइन कंडीशन मिलता है, अल्कलाइन पीएच, और वहां पे एंजाइम्स भी होता है, ठीक है। तो अल्कलाइन पीएच और जो गट एंजाइम्स है वो क्या करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है, यानी फिर वो इस तरह का प्रोटीन हो गया, ऐसे मानो इस, ठीक है, ये हो गया एक्टिव। ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव है। ये कहां पे? इंसेक्ट्स का जो गट होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कॉकरोच का, ठीक है, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो जो गट है, यानी जो उसका एलिमेंट्री कैनाल है, तो गट पे जाओगे, जो गट में आपका फोर गट होता है, मिड गट होता है, हाइंड गट होता है, ठीक है, सब आपका इंटेस्टाइन जो हम लोग में होता है, ठीक है, हमारे में इंटेस्टाइन है, वही आपका गट है। तो अल्कलाइन वहां पे क्या होता है, स्टमक में तो होता है एसिडिक पीएच, लेकिन इंटेस्टाइन में कौन सा होता है? अल्कलाइन पीएच होता है, और वहां पे एंजाइम्स भी होते हैं। तो वो इनएक्टिव जो प्रोटीन है इसको एक्टिव कर देता है, यानी इसको मान लिया इस तरह का प्रोटीन है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला सिर्फ यही इसमें बाइंड होगा, ये बाइंड नहीं होगा, तो इसको क्या करता है, कट कर देगा, कट कर देगा। तो ये आपको मिल गया, ये इसका शेप ऐसा है। अब ये जो है ना, ये कहीं नहीं बाइंड करता। मिडगट का जो एपिथेलियल सेल्स है, मिडगट का एपिथेलियल सेल्स है, एक सेल हम लोग लिया, जैसे ये मिडगट है, ठीक है, तो ये एपिथेलियल सेल्स का बना, एक सेल्स को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो इसके ऊपर रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? जो रिसीव करता है। तो ये जाकर यहाँ पे बाइंड करके इसमें होल बना देगा। क्या बना देगा? होल बना देगा, इसमें पोर, यहाँ बाइंड होगा, इसमें पोर बना देगा। तो जब पोर बन जाएगा तो इसके अंदर में लिक्विड्स, वाटर इंक्रीज, इंटर होते जाएगा, इंटर होते जाएगा, इसका साइज बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, फिर इस पे प्रेशर लगेगा और ये बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी ये क्या होगा? फट जाएगा, सब इसका बाहर निकल गया। यानी जो गट का सेल्स है, मिडगट का सेल्स है, तो मिडगट यानी इसका क्या डैमेज हो जाएगा, तो इंसेक्ट्स इसकी वजह से मरता है, ठीक है। तो चाहे कोई भी इंसेक्ट्स को किल कर रहा हो, ये बैक्टीरिया इस प्रोटीन के हेल्प से यही टॉक्सिन यही किल करेगा। मैकेनिज्म यही है सभी इंसेक्ट्स में, लेकिन जो है ना ये इस स्पेसिफिक होता है। तो मान लिया ये बॉल बॉम्ब का सेल है, आप कॉर्न बोरर यानी क्राई1ab इसका जब भेजोगे प्रोटीन, तो इसका प्रोटीन मान लिया ऐसा होता है, तो ये इस पे बाइंड नहीं हो पाएगा। तो इसके वजह से जो है ना स्पेसिफिक होता है। ये मान लिया कहां बाइंड होगा? ऐसा सेल जिसके रिसेप्टर मान लिया ऐसा है, तब यहां पे बाइंड होगा। ये कॉर्न बोरर का मान लिया, तो ये जो बाइंडिंग होता है ना वो स्पेसिफिक होता है। तो ईच
type of cryogene will have specific receptor, और इसी की वजह से क्या होता है, इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। एक पर्टिकुलर क्रायोजेन प्रोडक्ट जो है ना सभी इंसेक्ट्स को नहीं मारेगा, स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को मारेगा, ये आप याद रखना। तो फाइंड दिस, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। हमने क्या क्या बताया आपको यहाँ पे, मैंने बताया आपको कि बेसिलस थुरिंजिएंसिस जो है, थुरिंजिएंसिस एक प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टल प्रोटीन, इसी को शॉर्ट में क्राई प्रोटीन भी कहते हैं, और जो जीन इस एनकोड करता है उसको कहते हैं क्राइजीन, क्राइजीन। तो स्टार्ट में इसको जो है ना स्प्रे किया जाता था, फिर बाद में जब सोचा गया यार जब ये मार रहा है तो क्यों नहीं इस जीन को जो है, इस जीन को ही प्लांट में भेज दिया जाए। मान लिया आपका टोबैको, बीटी टोबैको भी है, मान लिया कॉटन प्लांट है, तो कॉटन प्लांट में जो है, कॉटन प्लांट जो है, ये कॉटन प्लांट मान लिया है, ठीक है, तो इसमें इसको तैयार करेंगे इसके हेल्प से। तो क्राइजीन जो है ना, क्राइजीन, ये जीन को एक वेक्टर में डालना पड़ेगा। प्लांट वेक्टर कौन सा आपका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। फिर यहां से सेम जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, यानी क्राइजीन को टीडीएनए के जगह पे ऐड कर देना है, इसको हटाकर क्राइजीन डाल दो, फिर इस प्लांट को इन्फेक्ट कर दो, ठीक है। हालांकि हम लोग सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, फिर उससे जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो को भी आप इन्फेक्ट कर सकते हो, तो उससे बहुत सारे प्लांटलेट्स आप बना सकते हो। फिर सब का सब क्या होगा, सब के सब में ये क्राइजीन चला जाएगा, ठीक है। और जब क्राइजीन आप डालते हो ना तो इसमें प्रमोटर डाल देते हो, प्रमोटर पूरे प्लांट्स में ये एक्सप्रेशन फैक्टर के साथ में जाता है, ठीक है, यानी प्रमोटर डालना पड़ेगा। तो ये पूरे प्लांट में जो सिंथेसाइज, यानी स्टेम्स में भी बने, लीव्स में भी बने, यानी जहां पे भी लार्वा जो है, लार्वा और बॉल वॉल जिसको क्या हम लोग कहते हैं कैटरपिलर, जिस कहां पे भी खाए, मान लिया प्लांट स्टेम के पास में खाया तब भी वो क्राई प्रोटीन को खा ले, लीफ को खा रहा है तब भी क्राई प्रोटीन को खा ले। तो जैसे इसको खाएगा तो क्राई प्रोटीन को खा लेगा, क्राई प्रोटीन को खा लेगा तो उसका मिडगट है वो डैमेज हो जाएगा, मिडगट जैसे डैमेज होगा वो मर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्राइजीन एक तो कॉमन आप समझ लो, जो जीन में हम लोग को इंटरेस्ट है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड में डालेंगे, फिर उसको एग्रोबैक्टीरियम में डाल देंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर वो प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और यू विल हैव द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, यानी फिर वो प्लांट में डाल देगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसजेनिक प्लांट और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब आपने एक्सप्रेशन वेक्टर भी हमने आपको समझाया, उसके पास प्रमोटर होता है। मान लिया सिर्फ लीफ में आप चाहते हैं, सिर्फ लीफ में, जैसे आप गोल्डन राइस में देखें, गोल्डन राइस में आप कहां चाहते थे, एंडोस्पर्म में, तो सिर्फ एंडोस्पर्म का वहां पे प्रमोटर लगा था कि सिर्फ एंडोस्पर्म में बनाए, तो सिर्फ वो एंडोस्पर्म में बनाएगा और सीड्स में बनाएगा और कहीं नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि जो इंसेक्ट है कहीं पे भी यहाँ पे रह सकता है, 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 तो जहां पे भी वो इन्फेक्ट करेगा ना, यहाँ पे तो नहीं रहेगा, इसके नीचे यहाँ पे रहेगा, तो जहां पे भी वो इन्फेक्ट करे और जैसे इस प्लांट के पार्ट को खाएगा, तो उसके साथ में क्या खा लेगा, वो क्राई प्रोटीन खा लेगा, क्रिस्टल प्रोटीन खा लेगा, और जैसे ही क्रिस्टल प्रोटीन खाएगा उसका मिडगट जो है वो डैमेज हो जाएगा और दैट will die, insects will die। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। अब हम लोग आ जाते हैं डिटेल में फिर से बीटी कॉटन के बारे में। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, और जो इसका जो कॉमर्शियल नाम है ना उसको कहते हैं बॉल गार्ड, ठीक है, बॉल गार्ड। गार्ड का मतलब समझ गए ना, बॉल बॉम्ब यानी बॉल बॉम्ब से
सुरक्षा दे वो बॉल बैरू। चलो तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट। यानी सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है बीटी कॉटन, प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। पेस्ट जो है हमारा क्या हो गया, जो प्लांट्स को डैमेज करता है, ठीक है। वो आपका जैसे इंसेक्ट हो सकता है, बहुत केस में जो है निमेटोड्स भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, बहुत सारा पेस्ट है। तो खैर हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स इसमें हम लोग आते हैं। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, बीटी टॉक्सिन जीन। बीटी टॉक्सिन जीन क्या हो गया, बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन जीन्स, यानी क्राई जीन। अभी हम लोग बता रहे थे ना आपको बैसिलस thuringiensis। Bacillus thuringiensis BT और टॉक्सिन जीन यानी क्राई जीन have been cloned from the bacteria, कौन सा बैक्टीरिया, Bacillus thuringiensis, and been expressed in plants to provide resistance to insects। यानी जो इंसेक्ट्स जो है उसको ये किल करता है विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, यानी यहाँ पे कोई इंसेक्टिसाइड्स नहीं चाहिए। इन इफेक्ट क्रिएटेड ए बायोपेस्टिसाइड। तो देखो आप, इंसेक्टिसाइड क्या करता था, वो भी मारता है इंसेक्ट्स को, तो इंसेक्टिसाइड्स नाम है। ये इंसेक्ट्स को किल कर रहा है, लेकिन मेथड्स क्या होगा, बायोलॉजिकल मेथड्स, जैसे लीफ है, ऐसे समझो ये लीफ है। अब यहाँ पे ये बॉल वॉर्म जो है जैसे इसको खाएगा, तो इसमें आपने क्या किया है, क्राई जीन, क्राई प्रोटीन बना हुआ है, क्राई प्रोटीन। तो जैसे ही इसको खाएगा तो इसका मीडिएट डैमेज हो जाएगा, ये मर जाएगा। तो ये बायोलॉजिकल मेथड से आप इसको किल कर रहे हो। ये हमारा कॉटन प्लांट रेजिस्टेंट हो गया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोपेस्टिसाइड। और आपको पता है कॉटन जो है ना 75% जो है ना 75% लोग जो है वो डिपेंड करता है कॉटन के, सॉरी 75% जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जो सप्लाई होता है ना वो कॉटन से ही होता है। तो इसलिए कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। approximately 60 मिलियन 60 मिलियन पीपल जो है वो डिपेंड करता है इस इंडस्ट्री पे। ओके, तो ये तो आप समझ गए। हमारे पास में एग्जांपल्स है बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉर्न, यानी ये कॉटन में आपने बीटी जीन डाल दिया है, बीटी ब्रिंजल में भी आपने डाल दिया है, बीटी कॉर्न में भी डाल दिया, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, इन सब में आपने क्या किया है, इंसेक्ट्स। मेजर पेस्ट क्या होता है, इंसेक्ट। इंसेक्ट्स का जो लार्वा होता है ना, लार्वा, कैटरपिलर जो कहते हो, वो मेनली खा जाता है, ठीक है। क्या करता है, वो खा जाता है। आप देखते हो ना कई बार जब ब्रिंजल आप देखोगे, या आप गोभी ले लो, ठीक है, कॉलीफ्लावर, आप देखना कॉलीफ्लावर में फ्लावर्स के अंदर में जो आप डर जाते हो, अरे क्या है, सांप है कि क्या है, अरे क्या है ये, ठीक है। तो वॉर्म्स होता है, वो वॉर्म्स क्या है, वो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज ऑफ इंसेक्ट्स। कैटरपिलर है, वही जो है ना खा जाता है
और आपके प्लांट को डैमेज करता है। तो हमारा इंटरेस्ट क्या है, जब प्लांट ठीक है जब वो प्लांट को खाए ना तो उसके साथ में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो ह्यूमन के लिए टॉक्सिक नहीं हो, जो हम लोगों के लिए टॉक्सिक नहीं हो, लेकिन एनिमल जो कैटल्स उसके लिए टॉक्सिक नहीं हो, लेकिन इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक हो, यानी इंसेक्ट्स का जब लार्वा उसको खाएगा तो वो मर जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं बायो पेस्टिसाइड्स। तो बहुत सारा डेवलप हुआ है। अब मेनली जब आप देखोगे ना इंसेक्ट्स में, तो मेनली ये 3 ग्रुप है, एक है लेपिडोप्टेरेंस, कॉलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस। ये सब लार्जली जो है हमारा पेस्ट है। लेपिडोप्टेरेंस में देखोगे तो टोबैको, वुड वॉर्म, आर्मी वॉर्म। कॉलियोप्टेरेंस देखोगे बीटल्स, डिप्टेरेंस देखोगे फ्लाइज, मॉस्किटो। मेनली आप देखोगे ये सभी प्लांट को डैमेज करता है। और हमारा जो क्राई जीन जो है, जो ये बेसिलस thuringiensis है, इनको किल करता है। कौन किल करता है? क्राई प्रोटीन। लेकिन ये क्या होता है, इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? इंसेक्ट स्पेसिफिक, यानी किसी को भी नहीं किल करेगा, वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे यहां पे देखो आप बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन में आप ये जीन्स आप डाल सकते हो, ये जीन डाल के बनाए। खास करके ये क्राई1AC जो है, ये इसमें यानी कॉटन का जो है पेस्ट कौन सा है? बॉल वॉर्म्स, कॉटन बॉल वॉर्म्स। तो ये इसमें आप क्राई1AC जब डाल देंगे तो ये बनाएगा एंडोटॉक्सिन, यानी क्राई प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन। और जब ये बॉल वॉर्म क्रिस्टल प्रोटीन को खाएगा, ठीक है, और डालोगे कैसे? बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। जब ये इसको खाएगा तो ये आपका बॉल वॉर्म्स का जो मिडगट है, ठीक है, वो डैमेज हो जाएगा और इस तरह से वो मर जाएगा। उसी तरह से आप बीटी कॉर्न देखोगे तो इसमें क्राई1AB, आप ये जीन इसमें डाल दोगे तो कोई कॉर्न बोरर को नहीं मार पाएगा। कॉर्न बोरर क्या है? इसका पेस्ट है, कॉर्न बोरर, ये इसका पेस्ट है। तो इसमें आप इस जीन को डाल दोगे तो नहीं मारेगा, ये यही जीन इसको मार सकता है। इसका जो प्रोटीन बनेगा वही इसको मार सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो भी क्राइजेंस है वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो ये जैसे आप बीटी कॉटन में आप ये बना दिए, तो अब मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, और ठीक है, और जब आप देखोगे ये फ्रूटिंग बॉडीज है जिसको आप बॉल करते हो, ठीक है, तो इसी को मेनली इन्फेक्ट करता है, लेकिन ग्रो कहीं पे भी कर सकता है। तो मान लिया इसको जो है ना इधर से घुसता है और ये पूरे को जो है ना वो खत्म कर देता है, खा जाता है। तो लॉस होता है, कॉमर्स आपका इकोनॉमिकल लॉस है, आपका जो है ना क्रॉप पूरा डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग क्या इसमें जब आप ये डाल देंगे तो इसमें क्या बन रहा है? क्राई प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक है, क्रिस्टल प्रोटीन। ये क्रिस्टल प्रोटीन है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्रिस्टल प्रोटीन कहते हैं, क्राई प्रोटीन कहते हैं। और जो जीन बनाएगा उसका नाम है क्राइजीन। क्या है नाम? क्राइजीन। तो जब ये खाएगा ना इसको, तो ये जो है क्राइजीन कहां, क्राई प्रोटीन कहां पर बनता है? बैक्टीरिया में, आपका बेसिलस में भी बनता है ये क्राई प्रोटीन। और जब आप इसमें ये जीन डाल दिए तो यहाँ पे भी बन रहा है। तो जैसे ही ये बैक्टीरिया जैसे ही इंसेक्ट आपका जो है बॉल वॉर्म का लार्वा इसको खाएगा, तो क्या होगा? मिडगट डैमेज हो जाएगा और वो मर जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्राई प्रोटीन तो बैक्टीरिया में बनता है, बेसिलस thuringiensis में भी बनता है, तो बेसिलस thuringiensis क्यों नहीं मर जाता है? तो इसमें जो है ये जो प्रोटीन है क्रिस्टल प्रोटीन, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में रहता है?
इनएक्टिव फॉर्म। तो देखो आप प्रोटॉक्सिन्स, इनएक्टिव फॉर्म्स को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटॉक्सिन, यानी जो क्रिस्टल प्रोटीन है वो प्रोटॉक्सिन फॉर्म में है। ये कॉटन सेल्स हैं, किसी भी सेल्स में, हम आपको बताया जो प्रमोटर लगाया गया वो किसी भी सेल्स में प्रोड्यूस कर सकता है। तो प्रोटॉक्सिन्स है, ठीक है, कॉटन सेल्स में। अब इसी कॉटन सेल्स को तो खाएगा इंसेक्ट आपका, तो जब इंसेक्ट खाएगा, ये देखो ये स्ट्रक्चर है प्रोटॉक्सिन का, ये क्रिस्टल प्रोटीन है, यही प्रोटॉक्सिन है, इसका स्ट्रक्चर ये टॉक्सिन है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको इसमें से हटाना पड़ेगा, यानी इसको यहां से कट करना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा, क्लीव करना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा, तो तब ये कन्वर्ट हो जाएगा टॉक्सिन में। ये है एक्टिवेटेड टॉक्सिन, और ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है वही पोर्स बनाएगा, कहां पे? मिडगट एपिथेलियल सेल्स में। मिडगट ये कौन सा सेल्स है? मिडगट एपिथेलियल सेल्स, यही बनाएगा पोर्स, और तब जाकर वो स्वेल होगा, बस्ट होगा और इंसेक्ट मरेगा। तो प्रोटॉक्सिन्स को सबसे पहले एक्टिवेटेड टॉक्सिन में कन्वर्ट करना। तो क्यों होता है कन्वर्ट होता है? जब इंसेक्ट्स खाता है ना, और जब एलिमेंट्री कैनाल से पास होते रहता है डाइजेशन के लिए, तो जब वो गट में पहुंचता है, कहां पहुंचता है? गट में, तो वहां पे अल्कलाइन पीएच होता है। कौन सा पीएच होता है? अल्कलाइन पीएच। तो अल्कलाइन पीएच में ये क्लीव होकर हट जाएगा, यानी ये जो आपका क्रिस्टल फॉर्म में था ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या है? अल्कलाइन पीएच। आप 12th के लिए सिर्फ अल्कलाइन पीएच याद रखो, हालांकि यहाँ पे एंजाइम्स होता है, अल्कलाइन पीएच में काम करता है, वही इसको कट करके हटाता है, क्लीव करता है, ठीक है। पर आप 12th के लिए ये याद रखो, गट का अल्कलाइन पीएच होता है, ठीक है। तो अल्कलाइन पीएच जो है इसको सॉल्युबलाइज कर देगा, और क्रिस्टल जो है आपका द क्रिस्टल एंड कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इनटू एक्टिव टॉक्सिन, यानी एक्टिवेटेड हो गया। उसके बाद क्या होगा? एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है वो, ये आपका मिडगट सेल्स है, जैसे ये मिडगट है तो इसका एक सेल्स ये है, तो एक सेल है, तो इसमें जो है ना मिडगट एपिथेलियल सेल्स पे ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स कर लेता है। इस पे अगर कोई, ये सब एक्टिवेटेड टॉक्सिन है, ये सब इसमें बाइंड करके क्या बना दिया? पोर्स बना दिया, देखो पोर फॉर्मेशन। तो इससे क्या होगा? वाटर अंदर जाएगा, वाटर अंदर जाएगा, तो ये क्या होगा? स्वेल होना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा, कब तक बढ़ेगा? फट जाएगा, फटा तो बस क्या हो गया? सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस, उसका डेथ ऑफ द इंसेक्ट, यानी उसका मिडगट जो है ना वो खत्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो मिडगट खत्म हो गया तो इंसेक्ट्स मर गए। तो ये मैकेनिज्म है कैसे मारता है क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक है। यानी सबसे पहले प्रोटॉक्सिन्स कहां पे बना? मान लिया लीफ को खाया, तो लीफ के सेल्स में था, प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट होता है एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स में, कहां पे? मिडगट या गट ऑफ इंसेक्ट, गट ऑफ इंसेक्ट, जहां पीएच अल्कलाइन होता है। एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है वो बाइंड कर लेता है मिडगट एपिथेलियल सेल्स को, और उसमें पोर फॉर्म कर देता है। क्या बनाता है? पोर फॉर्मेशन, होल्स बना दे रहा है, पोर फॉर्मेशन। इससे जो है वाटर अंदर जाएगा, यानी ये लीकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीकी हो जाएगा, लीक, कुछ लीक भी करेगा इसमें से, और इसमें बहुत सारा वाटर अंदर जाएगा और ये स्वेल होगा, और स्वेल होने के बाद क्या होगा? बस्ट हो जाएगा, सब कुछ बाहर सब बस्ट हो गया, ठीक है, बस्ट कर गया ये, जिसको लाइसिस कह रहे हो आप, ये स्वेलिंग है। तो इस तरह से मारता है, ठीक है। तो ये जो बाइंडिंग होता है वो स्पेसिफिक होता है, इसलिए स्पेसिफिक जीन जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा और वो स्पेसिफिक इंसेक्ट को मारेगा। सो दिस इज हाउ दिस टॉक्सिन वर्क्स। तो दिस इज अबाउट योर बीटी कॉटन, ठीक है। तो प्रोबेबली अभी सब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट होगा तो हमसे पूछना, और आप ये सब याद रखना, ठीक है।
ये याद रखना, लेपिडोप्टेरन्स में कौन कौन सा आता है, कॉलोप्टेरन्स में कौन है, डिप्टेरन्स में कौन है, क्राई प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन, क्राइजीन, ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, ये याद रखना। बायोपेस्टिसाइड का डेफिनेशन याद कर लेना। बीटी कॉर्न, इसमें कौन सा जीन भेजा गया था, तो क्राई1AB, और बीटी कॉटन में क्राई1AC याद रखना। इसमें क्राई1AB, इसमें क्राई1AC, बीटी कॉटन में क्राई1AC और बीटी कॉर्न में क्राई1AB, ये भी आप याद रखना, ठीक है। और ये मैकेनिज्म आप याद रखना, जब ये खाता है तो इनएक्टिव रहता है, वो इनएक्टिव टॉक्सिन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉक्सिन। खाने के बाद क्या होगा, वो मिडगट में जाएगा, गट में जाएगा, वहां पे अल्कलाइन पीएच होता है। अल्कलाइन पीएच की वजह से जो आपका क्रिस्टल प्रोटीन है, जो इनएक्टिव टॉक्सिन है, वो जिसको कहते हैं प्रोटॉक्सिन, वो सॉल्युबलाइज हो जाता है, और सॉल्युबलाइज होने की वजह से वो एक्टिवेटेड टॉक्सिन हो जाता है, यानी अब टॉक्सिन एक्टिव हो गया। एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट, जो मिडगट है उसके एपिथेलियल सेल्स पे बाइंड करता है और एपिथेलियल सेल्स में पोर बना देता है। क्या बना देता है, पोर बना देता है। उस पोर से वाटर जाता है, सेल स्वेल करता है, फिर सेल बस्ट हो जाता है, ठीक है, बस्ट हो जाता है, तो उसका मिडगट डैमेज हो जाता है इंसेक्ट का, और इस तरह से इंसेक्ट मर जाएगा। क्राइजीन जो है कॉटन को में कैसे भेजते हैं, कॉटन सेल्स में थ्रू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, यानी जो भी क्राइजीन, मान लिया आप बीटी कॉटन बना रहा है तो क्राई1AC भेजना है, तो क्राई1AC जो है वो टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हम लोगों ने पढ़ा है। टीआई प्लाज्मिड के टी डीएनए को हटा देंगे, वहां क्राई1AC जीन डाल देंगे। क्राई1AC जीन डल गया, अब इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको क्या करना है, एग्रोबैक्टीरियम में डाल देना है, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। उसका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और वहां पे क्राई1A जीन पहुंचा देगा। तो क्राई1A जीन जैसे ही प्लांट सेल्स में आ जाएगा तो फॉरेन जीन वहां चला गया, ठीक है, किसका जीन चला गया, बैक्टीरिया का जीन, बैसिलस thuringiensis का जीन। तो अब इस प्लांट सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, या प्लांट को क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट और ट्रांसजेनिक प्लांट। So this is all about your BT cotton. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। सो तब तक के लिए मंगू के गुरु को दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।